गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। अभी कलकत्ता में एक रेप केस हुआ है जिसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लड़की है, डॉक्टर है, उसका रेप हुआ, बुरी तरीके से रेप और मर्डर किया गया। अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि रेप की घटना के पीछे अपराध बोध क्या होता है और कैसे रेप की घटना के पीछे एक बैकग्राउंड तैयार होता है। प्लस थोड़ा सा इस बारे में हम कनेक्शन जोड़ना चाहेंगे कि इस्लाम जो है रेप की घटनाओं को कैसे रोकने में कामयाब होता है, इस्लामिक शिक्षा का क्या रोल है, शॉर्ट में कंपेयर करते हैं। इंडिया जैसे कंट्री की अगर बात करें जहाँ पर कि हिंदू, मुस्लिम, अदर कम्युनिटीज़ मिल करके रहती हैं, सभी की अपनी धार्मिक प्राथमिकताएं हैं और धार्मिक सिस्टम्स हैं और कल्चर भी है। सभी अपने अपने कल्चर और धर्म की मिक्सअप लाइफ को जो है फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर रेप की केसेस की बात करें तो ज़्यादातर रेप केसेस जो आते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आते, कहीं ना कहीं वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी से आते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न हम जानने की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबसे बड़ी चीज़ की अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो रेप के केसेस के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, सबसे बड़ा जो बेस बनता है, रीज़न बनता है एक माइंड को डाइवर्ट करने का, किसी महिला, लड़की, औरत, बच्ची किसी की तरफ जो है गलत सोचने के लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ जो कॉमनली अवेलेबल होती है, जो नॉर्मल लोगों के बीच में एक रेप की प्रवृत्ति या सिचुएशन या माइंडसेट को पैदा करती है, वो है नशा। नशा कई तरह का होता है, सिगरेट और सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दारू की। हम ड्रग्स की भी बात नहीं करते, दवा की भी नहीं, हम बात करते हैं दारू की। क्योंकि ड्रग्स वगैरह जो नशा होता है उसको लेने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका एक परसेंटेज कैटेगरी अलग होता है। लेकिन क्या वो रीज़न होते हैं कि हमारी सोसाइटी के बीच के लोग जो है अपराध में, रेप जैसे जघन्य अपराध में इन्वॉल्व होने के लिए मेंटली एग्रेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या फिर उनको एक उस तरफ उनका रुझान चला जाता है कि किसी औरत, महिला के लिए इस तरह की कड़ी खराब प्रक्रिया उनके दिमाग में आने लगती है। महिला समाज जो है दुनिया का एक 50% का वर्ग है, तो हम उनको किसी और कैटेगरी में नहीं, एक इक्वल ह्यूमन में ही लेके चलेंगे, और होना भी चाहिए और है भी। लेकिन होता क्या है कि जब अपराध की बात आती है तो महिलाओं के प्रति अपराध ज़्यादा होता है। वो एक सेक्सुअल जो सिस्टम है उसको लेकर के भी है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि नशे का जो रोल है दारू क्योंकि कॉमनली अवेलेबल चीज़ है और लीगल भी है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में दारू लीगल है। जहाँ लीगल नहीं है वहाँ पे इलीगल तरीके से दारू कहीं ना कहीं मिली जाती है जिनको चाहिए। बाकी सामाजिक तौर पे अगर हम इसकी बात करना चालू करें तो अब हम कंपेयर करते हैं कि मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में दारू को लेकर के क्या डिफरेंसेस हैं। और मुस्लिम एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन इंसान को अच्छा इंसान बनने में कैसे हेल्प करती है, और दारू से दूर रखने की वजह से रेप की प्रवृत्ति से भी बचने की कैसे हेल्प करती है। अगर हम बात करें दारू पीने वालों की तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी के लोग दारू पीते हैं। ये भी सही है कि अदर कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग बहुत सारे हैं जो दारू का सेवन करते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है? मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग दारू पीते हैं उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, वो ज़्यादातर छुप करके पीते हैं। और पीने वाले लोग कौन होते हैं? जनरली अगर आप बात करेंगे तो लोगों का एक ही व्यवहार होता है, एक ही रुझान होता है कि नहीं, दारू पीने वाले लोग वो होते हैं जो नीचे तबके से आते हैं, जिनका काम धाम का लेवल नीचा है, जैसे कम पढ़े लिखे हैं, लेबर क्लास है, मैकेनिकल क्लास हैं, ऐसे लोग। लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर उनके वर्क क्लास से मसला नहीं है। मुस्लिम्स में दारू पीने वाले लोग वो होते हैं जिनकी इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक नॉलेज और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें इस्लाम का इन्वॉल्वमेंट कम है। जो लोग भी कुरान, हदीसों और नबी और इस्लाम से, सहाबा, सबके बारे में जानकारी रखते हैं इस्लाम में, उनकी लाइफस्टाइल पे उनका इफेक्ट पड़ता है। जो लोग भी नमाज के पाबंद हैं वो दारू जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं, उनको बहुत आसानी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये है कि उनकी लाइफस्टाइल में नमाज और कुरान की जो सिस्टम की एजुकेशन है वो सारी चीज़ें उनकी लाइफस्टाइल में घुसी हुई हैं, बसी हुई हैं। तो जब भी वो किसी बुरी तरफ बढ़ते हैं तो उनको नमाज और कुरान की जो तालीम है, एजुकेशन है, वो अपनी तरफ खींचती है, उनके अंदर एक डर पैदा होता है।
इस्लामोफोबिया चल रहा है वर्ल्ड में, हर तरफ इस्लाम को लेकर के बदनाम किया जा रहा है कि कुरान जो है क्रिमिनल एक्ट को डेवलप कर रहा है, कुरान की वजह से चीज़ें हो रही हैं, कुरान मिसगाइड कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह जो है। तो कुरान को और कुरान की तालीम को बदनाम करने की कोशिश हमेशा से मेजॉरिटी गैर मुस्लिम की रहती है। अभी भी आज के दौर में फिर से बहुत ज़्यादा होने लगा है, हर तरफ इसका इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन हम इस पे अगर बात करते थे कि वाकई में कुरान क्या वाकई किसी को टेररिस्ट या रेपिस्ट बना सकता है? लेकिन आप खुद देखिए इसके अपोजिट, रेपिस्ट वो लोग होते हैं, क्योंकि हमारा इस समय मेरा जो टॉपिक है वो रेप के इर्द गिर्द है, क्योंकि रेप एक बहुत बड़ा क्राइम है जो सोसाइटी के अंदर होता है। और हमारी सोसाइटी की 50% आबादी, हमारे घरों की जो खास मेंबर्स हैं, उनके अपोजिट एक जघन्य कृत्य है, जघन्य अपराध है हमारे समाज की लेडीज़ के लिए। तो इसलिए मैं रेप के टारगेट को लेकर के चल रहा हूँ। तो रेप की अगर हम बात करें तो हमने एक बैकग्राउंड फाइंड आउट किया कि सोसाइटी में रहन सहन लोगों के मेजॉरिटी क्रिमिनल एक्ट के भी लोग होते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनका माइंड का भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो अपने को कंट्रोल करते हैं, अपने अंदर एक जानवर को पैदा होने से बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन दारू एक ऐसी चीज है समाज में जो उनको रेप की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करती है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो एक अंदर से अपराधी ना होते हुए भी किसी अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार जो लोग रेप में केस में इन्वॉल्व होते हैं, रेप केस करते हैं, वो जरूरी नहीं होता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के ही हो, लेकिन दारू जैसी चीजों का सेवन करने के बाद उनका मस्तिष्क जो है नशे में चला आता है, और किसी एक सिचुएशन में गंदी फिल्में देख करके या आसपास किसी लेडीज या किसी की तरफ उनकी नॉर्मल जो अट्रैक्शन है उस चीज को बढ़ावा मिल जाता है, और वो अट्रैक्शन एक एग्रेसिवनेस और एक हार्मफुल क्राइम की तरफ पहुंच जाता है। तो मेरी नज़र में जो लोग अच्छी इस्लामिक एजुकेशन लेकर के चलते हैं, जिन बच्चों को, जिन लोगों को, तो हमारे सामने एक और चेतावनी जो है वो है इस्लामोफोबिया से बचने की। और हम किस तरीके से अपनी सोसाइटी को हम इस्लामोफोबिया से बचा सकें, ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और हम रेपिस्ट की यहाँ बात कर रहे थे, तो कलकत्ता का एक केस अकेला एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को चैलेंज कर सकता हूँ कि जो लोग भी अच्छी इस्लामिक तालीम पाते हैं वो इस तरह के जघन्य अपराध से सोसाइटी में बचते हैं। चाहे इस्लाम को जितना भी बदनाम किया जाए, लेकिन इस्लामिक तालीम कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक बेहतर इंसान देने में काबिलियत रखती है। जब भी कोई इंसान एक सिस्टम में होता है सुबह शाम तक 5 वक्त की नमाजें और ईश्वर को याद करने की, तो ऑटोमेटिकली वो बुरी थॉट से बाहर निकल आता है, और इसलिए वो कोई भी अपराध करने से बचता रहता है। लेकिन इसके अपोजिट हम अगर बात कर रहे हैं, हमारी बात शुरू हुई थी कि इस्लाम में दारू पीने वालों को हम क्या स्टैंडर्ड देते हैं, तो कहीं ना कहीं दारू पीने वालों को इस्लाम में कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलती, और वो छुप करके दारू पीना पसंद करेंगे जिनको भी इसकी आदत है या पीना चाहते हैं। यानी इस्लाम में दारू एक बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, अलाउ तो दूर की बात है। तो आप चाहे जितने पैसे वाले हैं, चाहे जितने पढ़े लिखे हैं, अगर इस्लामिक हैं, मुस्लिम हैं और आप दारू पीते हैं तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी या मेजॉरिटी की दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है दारू पीना सभी के लिए कॉमन बात है। हिंदू कम्युनिटी में जो लोग गरीब हैं, नीचे तबके के हैं और सस्ती दारू पीते हैं, स्टैंडर्ड नहीं उनका लाइफ का बेहतर, तो उन लोगों के ऊपर तो अक्सर सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाते हैं, अपराध बोध में आ जाते हैं। तो दारू पीने के लिए उनको अक्सर जो है लोगों की अवहेलना और थोड़ा सा नाराज़गी झेलनी पड़ती है। लेकिन इसके अपोजिट जो है, जो लोग पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के बीच में दारू जो है कॉमन चीज़ है। चाहे पार्टी हो, चाहे मैरिजेस हो, चाहे उनके घर में हो, वो अपनी फैमिली में बैठ करके भी दारू पीते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये लीगल है। दारू लीगल हो इलीगल हो इस चीज़ से मैटर नहीं है। मैटर ये है कि दारू पीने के बाद इंसान की मानसिकता पे क्या असर पड़ता है, या दारू पीने के बाद कोई आदमी अपराध की तरफ किस तरह बढ़ता है, या दारू किसी इंसान को समाज में दूसरे इंसान के प्रति किस तरह से भड़का सकती है, या किसी महिला या स्त्री के लिए किस तरीके से उसके दिमाग में गंदगी पैदा कर सकती है, और उसके अंदर सामाजिक डर, सोसाइटी का, धर्म का, घर वालों का, सबका डर खत्म करके एक ऐसी आपराधिक घटना के में जोड़ देती है जिससे उसकी खुद की भी लाइफ खराब हो जाती है और किसी दूसरे की भी लाइफ खराब होती है। दोनों के ही परिवार इन चीज़ों को लेकर के समाज में डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। अपराध करने वाला और अपराध का शिकार
दोनों के ही परिवार वालों की ज़िंदगी खराब होती है। अपराध करने वाला एक अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उन लोगों की जो आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं हैं, लेकिन दारू जैसे नशे का शिकार हो करके ऐसे अपराध कर देते हैं। उन लोगों की भी ज़िंदगी सोसाइटी में ख़राब हो जाती है और फिर उनको सज़ा होनी है, केस मुकदमा सब चलना ही है। प्लस जिसके साथ अपराध हुआ उसके साथ रेप के बाद जब मर्डर का मसला आता है तो उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म। उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है सिर्फ उसका परिवार ही जान सकता है। और रेप की जो विक्टिम होती है उसके साथ सिचुएशन क्या होती है, मैं किसी के लिए भी दुआ नहीं करूँगा कि किसी को ये सामना करना पड़े, किसी भी बच्चे को, लेकिन उस सिचुएशन को सिर्फ वही जान सकता है जो उसे फेस करता है। इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि रेप की सिचुएशन में क्या हुआ और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो बहुत ही बुरी सिचुएशन होगी और होती है, किसी भी महिला को वो ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये कंक्लूड होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में दारू पीने वालों के लिए इज्जत वाली कोई जगह नहीं है, उनको गिरी निगाह से देखा जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस्लाम के सिस्टम में, इस्लामिक दबाव में दारू का कंट्रोल होने की वजह से रेपिस्ट जो है मुस्लिम कम्युनिटी से कम होते हैं। अगर होते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये वही लोग होते हैं 90% जो रेपिस्ट होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, जो होते तो मुस्लिम है लेकिन उनकी इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक नॉलेज, कुरान की नॉलेज, नमाज और नबी और सहाबा इन सब के बारे में नॉलेज उनकी बहुत कम होती है। अगर उनको प्रॉपर नॉलेज हो, इस्लाम की सारी इस्लामिक किताबों के बारे में नॉलेज हो, हदीस के बारे में मालूम हो, उनको ये पता हो कि इस्लाम में किस तरह से गुनाह है ये सारी चीज़ें, तो वो इससे बचते हैं। लेकिन जो लोग एजुकेशन से दूर हैं, इस्लामिक एजुकेशन से दूर हैं, चाहे वो पैसे वाले हों चाहे गरीब तबके के हों, जिनकी भी इस्लामिक एजुकेशन कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं अपराध के शिकार होते हैं, अपराध में पड़ जाते हैं, चाहे वो रेप जैसा गंदा काम क्यों ना हो। लेकिन जो लोग एजुकेटेड हैं और इस्लामिक एजुकेशन जिनकी स्ट्रॉन्ग है, मैं इस्लामिक एजुकेशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एजुकेशन की बात करें तो रेपिस्ट जो बड़े फैमिली से, हिंदू या गैर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे रेपिस्ट बहुत अच्छे स्कूल के पढ़े होते हैं, बहुत अच्छी पार्टीज़ में जा रहे होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छी पौश गाड़ियों में होते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों से अक्सर जो केस आते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि रेपिस्ट बहुत अच्छी ही पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं, वो कोई गरीब नहीं होते हैं और कम पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश मीडियम, CBSE, ICSE जैसे पैटर्न से पढ़े हुए लड़के होते हैं जो इस तरह के कृत्य में पढ़ते हैं। इससे ये प्रूफ होता है मेरी बात से कि इस्लामिक एजुकेशन रेप की मेंटेलिटी को कम करती है, रेपिस्ट के प्रवृत्ति से बचने की तरबियत देती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है कि इस्लाम दारू को प्रोहिबिट करता है पूरी तरीके से, और इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक सोसाइटी जो है उसमें दारू एक तरीके से बहुत ही गंदा काम है, गंदी चीज़ है, इसलिए लोग दारू से बचते हैं। और जो लोग दारू जैसी चीज़ों से बचते हैं वो अपराध से ही बचते हैं और रेप जैसी चीज़ों से ही बचते हैं। तो इस्लामिक एजुकेशन कहीं ना कहीं समाज में अच्छे लोगों को डेवलप करने का काम करती है, चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वो भी इस्लाम से सीख सकते हैं और अपने कैरेक्टर को बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।